फ्रेंड्स, तो आज हमारी 2019 यूपी पीजीटी का जो हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं उसके लास्ट वीडियो है। उसके बाद हम कुछ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर से बता देता हूँ, जो पहली बार देख रहा है, हम यूपी पीजीटी 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और ये 2019 में जो पेपर हुआ था, 2016 में भर्तियां निकली थी, उनका लेट लतीफ़ पेपर ये निकला था। ठीक है, तो मैं 8 पार्ट इस पेपर के डाल चुका हूँ। आज हमारी ये 9th वीडियो है इस पेपर की। ठीक है ना, 10-10 या 20-20 क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाए थे। आज मैं 15 क्वेश्चन कर पाऊंगा, टोटली आपका जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। तो इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल रखा है, आप वहाँ पर उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पे मैं थोड़ा सा पीडीएफ फाइल या क्विज वाले क्वेश्चन पूछता रहता हूँ जो आपके केवीएस के एग्जाम वगैरह में आए हुए हैं। ठीक है, या यूपी पीजीटी के एग्जाम में आए हैं। चलिए, तो 11th क्वेश्चन कह रहा है, 111 क्वेश्चन कह रहा है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशनल मोशन ऑफ CO2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने पढ़ा भी होगा ये। ठीक है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम बीएससी एमएससी में तो ये टॉपिक है ही। 12th वाले जो टीचर होंगे, हालांकि वो इस टॉपिक को भूल गए होंगे, तो वो थोड़ा ध्यान से देख लें। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है आपकी, वो होती है 3n। n होता है नंबर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। एक तो होती है ट्रांसलेशन, एक क्या होती है, ट्रांसलेशन। दूसरी होती है रोटेशनल, दूसरी क्या होती है, रोटेशनल। और तीसरी होती है वाइब्रेशनल। ठीक है ना, वाइब्रेशनल। अब ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, बस ये हमेशा याद रखना है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करता है आपका मॉलिक्यूल कैसा है, क्या वो लीनियर है, क्या वो लीनियर है या वो नॉन लीनियर है। ठीक है ना, अगर वो लीनियर है तो हमेशा लीनियर को 2 ही एक्सिस चाहिए होती हैं डिफाइन करने के लिए। लीनियर मॉलिक्यूल को एक्स और वाई आपको पता ही है, या जेड कह सकते हैं तो बेटर रहेगा, मतलब 2 एक्सिस, इसलिए उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 2। और नॉन लीनियर के लिए फिर आपको 3 चाहिए। ठीक है, अब मैंने कहा टोटल होती हैं 3n, जिसमें से अगर मॉलिक्यूल लीनियर है, कैसा है मॉलिक्यूल, अगर लीनियर है, तो वाइब्रेशनल कितनी रह गई। अब इसमें भी 2 ही मान लो आप, लीनियर, लीनियर और नॉन लीनियर। तो अगर वो लीनियर है तो यहां पर कितनी रह गई आपकी, 3n में से आप कितनी माइनस कर दोगे। देखो, 3 तो ट्रांसलेशन थी, 2 कैसी थी, रोटेशनल थी, तो टोटल 5 गायब हो गई इसमें से। तो वाइब्रेशनल कितनी बच गई, 3n-5, और यहां से बच जाएंगे आपकी 3n-6। ठीक है, दोबारा समझो, देखो ट्रांसलेशन 3 है, ठीक है, और रोटेशनल हो गई आपकी 2, तो वाइब्रेशनल कितनी बचेंगी लीनियर के लिए, 3n-5, क्योंकि 3 और 2 तो आपकी ट्रांसलेशन और लीनियर हो गई। ऐसे ही अगर आपको नॉन लीनियर के लिए निकालनी है तो 3 ट्रांसलेशन और 3 नॉन लीनियर के लिए हो गई आपकी रोटेशनल, तो टोटल 6 हो गई, तो 3n-6। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं। देखो, CO2 मॉलिक्यूल जो है आपका लीनियर होता है, आपको पता है। ठीक है, तो टोटल इसके अंदर है 3 एटम, तो इसके लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, 3 × 3 टोटल होंगी 9। अब क्योंकि ये लीनियर है तो 9 में से 2 तो हो गए आपके रोटेशनल, तो 9 में से आपकी 2 क्या हो गई, रोटेशनल हो गई। तो कितनी रह गई अब आपके पास, कितने रह गए आपके पास, एटम कितने हैं उसके पास, 3 हैं। तो सॉरी, 9 में से दोबारा देखिए, टोटल 9 थी, 9 में से 3 तो क्या हो गई आपकी, ट्रांसलेशन हो गई, और 2 हो गई आपकी रोटेशनल, तो 5 जो हो गई वो आपकी गायब हो गई। तो कितनी बची, 4 बची। तो या आप यहां से निकाल लो, देखो वो क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल के लिए पूछ रहा है, तो ये वाली निकालने के लिए कहा है, और वो लीनियर के लिए निकालने के लिए कह रहा है। तो 3 × 3-5, तो 9 में से आप 5 माइनस कर दो तो 4 रह गई। अब 4 कैसे है, दोबारा देख लो, ट्रांसलेशन 3 है, रोटेशनल 2 है, और वाइब्रेशनल जो है वो आपकी वो 4 है। कैसे आया, देखो ट्रांसलेशन 3 ये रही, रोटेशनल मैंने 2 क्यों कहा, क्योंकि मॉलिक्यूल लीनियर है इसलिए 2 हैं। अब 2 हैं तो बची हुई वाइब्रेशनल हो गई, और टोटल अगर आप देखोगे तो ये 9 ही बैठती हैं। तो वाइब्रेशनल 4 है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, SO2 अगर आता तो SO2 लीनियर नहीं है आपका, क्योंकि यहाँ पर उसके पास लोन पेयर होता है। ठीक है, तो वो लीनियर नहीं है, तो ट्रांसलेशन तो 3 ही होती, लेकिन रोटेशनल यहाँ पर आपकी 3 हो जाती, 6। तो कितनी रह गई, सिर्फ 3 रह गई। तो नॉन लीनियर के लिए वाइब्रेशनल कितनी रह जाती है, वो 3 रह जाती है। तो आप यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते थे, 3 × 3-6, तो 9 - 6 कितना आता, 3 आता। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा।
112 क्वेश्चन कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 12th क्लास का 11th क्लास का क्वेश्चन है ये। ठीक है, केसी की वैल्यू दे रखी है, इस रिएक्शन के लिए आपको इतनी दी हुई है। अब देखो वो कह रहा है रिवर्स कर दी उसने, C2H2Cl2 से ट्रांस बन रहा था, अब वो वहां पर रिवर्स कर दिया है। तो जब रिएक्शन रिवर्स होती है याद रख लेना केसी फिर इनवर्स हो जाएगा। तो यहां पर जो पहला केसी दे रखा है वो आपको दे रखा है 0.608। अब वो कह रहा है कि इस रिएक्शन के लिए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ केसी। तो नए केसी की वैल्यू क्या होगी, इसको KC1 कह लो, तो नई वैल्यू की होगी 1/KC1। ठीक है, यानी कि 1/0.608। तो इसका आंसर आई थिंक ये आएगा जब आप डिवाइड कर लोगे। याद रखो जैसे ए से बी बन रहा है, इसके लिए वैल्यू ए है, तो बी से अगर ए बन जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1/a। ठीक है, इस वाले के लिए। और अगर 2a से b 2b बनेगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी a का स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। क्लियर? तो ये इसके लिए अगर ये है तो दो केस दे सकता है, या तो रिएक्शन इन्वर्स करवा सकता है या किसी चीज से मल्टीप्लाई करवाएगा, जिससे मल्टीप्लाई करेगा वही पावर बन जाएगी। अच्छा, अगर वो हाफ से मल्टीप्लाई करता, अगर वो हाफ से मल्टीप्लाई करवाता तो कितना बनता आपका, तो a का हाफ कर देते, मतलब अंडर रूट आ जाता। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और मल्टी स्टेप के लिए रिएक्शन हो, जैसे a से d के लिए पूछे कि k कितना होगा, और वो कह रहा है ये रिएक्शन ऐसे हो रही है, पहले a से b बनता है, यहाँ K1 है, फिर b से c बनता है, यहाँ K2 है, फिर c से d बनता है, यहाँ K3 है। तो a से d बनने में kc कितना होगा, तो आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, K1 इंटू K2 इंटू K3, यानी कि ओवरऑल जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी है इक्विलिब्रियम की, आप पढ़ लेंगे तो वहां पर मिल जाएगा। केसी की प्रॉपर्टी आप बुक में देख लेना 11th क्लास की, उसमें सब में दे रखा है। 113 क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम फॉर विच सम मतलब जोड़ किसका, प्रिंसिपल और एजिम्यूथल क्वांटम नंबर का 3 बैठाना है आपको, यानी कि n प्लस l की वैल्यू आपके कम से कम 3 आनी चाहिए। एक बात याद रखो, जो शेल होती है वो वही पॉसिबल होंगी जिसमें n l से ग्रेटर होता है। ठीक है ना, वही शेल मान्य होती हैं, वही शेल मान्य होती हैं, याद रखेंगे, मान्य होती है जिसमें n l से बड़ा होगा। ठीक है, n अगर l के बराबर होगा वो भी मान्य नहीं होगी, n l से छोटा होता है वो भी मान्य नहीं होती। जैसे 2d है, मान्य नहीं है। कैसे मान्य नहीं है, एक बात याद रखो, l s p d और f के लिए जो n जो होता है वो आपका ये होते हैं, ये याद रखें आप। ठीक है, सॉरी l। ठीक है, अब एक बात बताओ, n ये होती है वैल्यू हमेशा n शेल की, ये तो शेल होती है ना, तो n तो आपका यहाँ पर 2 और d के लिए वैल्यू कितनी है देखो 2, तो n भी 2 l भी 2, और मैं कह रहा हूँ n और l बराबर नहीं होने चाहिए, तो 2d सब शेल होती नहीं, आपको भी पता है। तो वो यही कह रहा है, और n और l का 3 आना चाहिए, तो n और l 3 कैसे आ सकता है, देखो अगर मैं ये 1 रखूं और इसको क्या रख दूं, मैं 2 रख नहीं सकता क्योंकि l बड़ा हो जाएगा, ये भी चीज गलत हो जाएगी। 2 इसको रख के और इसको 1 रखूं, हाँ ये बात तो ठीक हो जाएगी, 2 और 1 3 हो जाएगा। या इसको 3 रखूं, इसको 0 रखूं, तब भी ये पॉसिबल है, और कोई पॉसिबल नहीं है, बताओ कैसे हो सकता है। अब ये तो कह नहीं सकते इसको 0 रख दो साहब, इसको 3 रख दो, तो फिर n छोटा हो जाएगा, देखो। ठीक है, तो ये 2 पॉसिबल है, यानी कि 2 और 1 वैल्यू किसकी होती है, ये l की वैल्यू रख रहा हूं ना मैं, तो 1 वैल्यू होती है p की, तो 2p पॉसिबल है और 3s पॉसिबल है। ठीक है ना, 3s पॉसिबल है, तो 3 और 0 किसके लिए होती है, s के लिए पॉसिबल है। वो कह रहा है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, p में ज्यादा से जा सकते हैं 6 और s में जा सकते हैं 2, तो 6 और 2 8, आंसर हो गया। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे प्यारे टीचर साथियों। क्या बताया मैंने, वही शेल मान्य होती है जिसमें n l से बड़ा हो। तो देखो मैंने n2 माना, तो l मुझे 2 से कम ही रखना है, तो मैं 1 रख सकता हूँ 3 बनाने के लिए, क्योंकि उसने पहले ही कह रखा है 3 बनाना है। ठीक है, 3 होना चाहिए, और इसको मैं 3 और 0 ले सकता हूँ, और कोई नहीं ले सकता, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ठीक है, मैं 1 + 2 भी नहीं ले सकता क्योंकि n छोटा हो जाएगा l से, तो आएगा तो 3, लेकिन ये शेल मान्य नहीं होगी, पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, ऐसे ही मैं इसको 2 और इसको 1 ले सकता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा है, ये छोटा हो गया है, तो इसलिए 2p और 3s पॉसिबल है, 6 और 2 8 आंसर होगा। ठीक है, 14 क्वेश्चन कह रहे हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखो जितनी बड़ी रिंग उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, सीधी सी बात है। चौथा जो है आपका पहले नंबर में आएगा, बात खत्म हो गई। जितनी बड़ी रिंग उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ा होगा, चिलेट इफेक्ट भी पढ़ा होगा। हालांकि ये चिलेट नहीं है, रिंग है, तो रिंग में जितनी बड़ी रिंग होती है उसमें स्ट्रेन कम होती है, रिपल्सन कम होता है। ठीक है, तो हालांकि इसके मोहर थ्योरी आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जितनी बड़ी रिंग जो होगी वो आपका उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी दे देगी, बात खत्म हो गई।
15 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड जो नीचे दे रखा है, आइडेंटिफाई द वन विच डिफर फ्रॉम द अदर थ्री। अब इन चार में से एक कौन सा अलग होगा। देखो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड में से पहले आपने कुछ 11th और 12th क्लास में स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, जैसे BeCl2। अब BeCl2 के पास, बेरिलियम के पास दरअसल होता क्या है, इसके पास दो ही बॉन्ड होते हैं। अब दो बॉन्ड है, इसको पूरे करने हैं 8, तो ये क्या करता है, पॉलीमेरिक फॉर्म में मिल जाता है। पॉलीमर, ये किस में मिल जाता है, पॉलीमर फॉर्म में मिल जाता है। ये मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसको इलेक्ट्रॉन देते चले जाते हैं, ये बहुत बड़ी चेन बनती चली जाएगी ऐसे ही पॉलीमर। तो ऐसे ही ये यहाँ पर बिहेव करता है, तो ये आपका पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, AlCl3 है, ये डाइमर फॉर्म में मिलता है। जैसे AlCl3 का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, जैसे एक AlCl3 ये है, हालांकि वो ऑर्गेनोमेटेलिक है लेकिन बिहेव बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा ये डाइमेरिक है, 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे मिल गए, ये डाइमर है। ठीक है, ये आपका ये भी पॉलीमेरिक है। ठीक है ना, पॉलीमेरिक होता है क्योंकि इसका तो एक ही बॉन्ड है, इसको तो पता नहीं कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। लेकिन टिन का देखो आप, टिन के पास SN के बाद 4 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसके पहले से ही बॉन्ड आपके 4 हैं और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका ऑक्टेट जो हो रहा है वो पूरा हो रहा है, यानी कि ये आपको मोनोमर की फॉर्म में मिलेगा। बाकी सब पॉलीमर पॉलीमर पॉलीमर, डाइमर भी एक से ज्यादा यूनिट है। ठीक है ना, तो एक से ज्यादा यूनिट है, ये सिंगल यूनिट है, तो ये मुझे अलग लग रहा है। बाकी इन 3 में क्या है, एक से ज्यादा यूनिट आपस में जुड़ी हुई है, ये सिंगल है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी हाईएस्ट। देखो न्यूट्रलाइजेशन में हीट किस में ज्यादा निकलेगी, पहली बात तो हीट निकलती क्यों है, जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बनाता है वो, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, और साथ में निकलती है हीट। ठीक है, और आपको पता है 57.1 किलो जूल पर मोल के अराउंड हीट निकलती है जब एक H पॉजिटिव, मतलब एक H एक बेस के साथ रिएक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो इतनी हीट निकलती है, सबसे ज्यादा होती है, लगभग इतनी वैल्यू है, या 54 पॉइंट समथिंग हो सकती है, एग्जैक्ट मुझे तो यही याद आ रही है अभी, तो यही मान लो आप। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे तो आपकी हीट ज्यादा निकलेगी। तो NaOH स्ट्रॉन्ग है, बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस, और HCl भी आपका क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इनके ज्यादा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा होगी। अब एसिटिक एसिड तो कैसा है, कमजोर एसिड है बेचारा, वीक है। ये कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो एक हिस्सा कमजोर पड़ गया, अच्छी रिएक्शन नहीं हो पाएगी इनकी, तो इसमें कोई हीट नहीं निकलेगी। फिर इसमें ये आ गया कमजोर, इसमें ये वीक है, ठीक है ना, तो इसमें कोई हीट नहीं निकलेगी ज्यादा, इसलिए ये आंसर आपका हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि D2 रिप्रेजेंटेशन जो है ग्राउंड स्टेट की, वो किसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल होता है। टर्म सिंबल पूछे, देखो मैंने ये आपको टेलीग्राम चैनल में भी डाला था, इसका आंसर कॉपर टू पॉजिटिव होगा। कैसे होगा देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ से सुनेंगे, हालांकि जो 11th-12th में पढ़ा रहे हैं वो टीचर भूल गए होंगे टर्म सिंबल कैसे निकाला जाता है, तो मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। टर्म सिंबल जो निकलता है मेरे प्यारे टीचर साथियों, वो निकलता है 2s+1 LJ से निकलता है। तो मैं आज J निकालना तो नहीं बताऊंगा, मैं पूरा टर्म सिंबल जिस दिन समझाऊंगा उस क्लास में बता दूंगा। मैं आपको ये बताता हूँ, ये कहलाती है मल्टीप्लिसिटी, और ये कहलाता है रिजल्टेंट एंगुलर क्वांटम नंबर। रिजल्टेंट जो स्मॉल l होता है ना, अभी मैंने जो पीछे लिखे थे SPDF के लिए लिखे थे ना, SPDF के लिए 0 1 2 3, ऐसे ही ये भी, ये कैपिटल S कैपिटल B कैपिटल D कैपिटल F के लिए कैपिटल L की वैल्यू होती है 0 1 2 3, याद रखेंगे, ठीक है। और ऊपर होता है ये स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए। तो फिलहाल इसका आंसर कॉपर, अब मैं समझा देता हूं कैसे। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, और जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आता है 3D, वैसे तो होता है 3D9 4s2, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल जाता है, आपको पता ही होगा ना, ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पहली वाली 2 गलत हो गई, ये होता है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर दे रखा है 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो अब कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दें तो आपके पास बचा डी में कितना, 9 रह गया, ठीक है। अब इन 9 को आप बना लो ऐसे, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, और इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपको पता है ना, ये मैंने वैसे गलत बनाया इस तरह से, पहले एक एक जाता है, आपको पता होगा, फिर पेयरिंग होती है, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब p ऑर्बिटल के लिए आपको ये पता ही है, +2 होता है, ये +1 होता है, ये 0 होता है, ये -1 होता है, ये तो -2 होता है, वो ये तो याद होगा आपको, ठीक है ना। कैसे, ये भी मैं बता देता हूँ। ये कहलाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। भाई जो आपको L की वैल्यू दे रखी है, यहाँ बनाता हूँ, जो आपको L की वैल्यू दे रखी है वो +L से -L तक लिखनी होती है।
तो ये कितना हो जाएगा +1 से -1 यानी कि 3 वैल्यू। ये कितना हो जाएगा +2 से लेके -2 यानी कि +1 0 -1 -2। ये आपका +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। तो ये देखो 5 वैल्यू आई इसमें पी के लिए, पी के लिए आई ना ये 5 वैल्यू। तो +2 +1 0 -1 -2। अब मुझे निकालना है कैपिटल एल। तो मैंने क्या बताया कैपिटल एल, जो इलेक्ट्रॉन जिस जिस डब्बे में है उसके ऊपर जो वैल्यू लिखी है वो जोड़ दो। देखो अब मैं कैपिटल एल की वैल्यू आपको निकाल के बता रहा हूं, हालांकि एम एल कहलाता है। इस इलेक्ट्रॉन के लिए 2 है, इसके लिए 2 है, तो टोटल कितना हो गया 4, प्लस इसके लिए 1 है, इसके लिए 1 है, तो टोटल कितने हो गए 2। भाई 1 इसके लिए और 1 इसके लिए कितना हो गया 2, प्लस इसके लिए 0 है, इसके लिए 0 है, तो कितना हो गया 0, प्लस इसके लिए -1 है, इसके लिए -1 है, तो टोटल कितने हो गए -2, और इसके लिए -2 अकेले के लिए है। बात समझ में आएगी नहीं है भैया? एक इलेक्ट्रॉन के लिए 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी हो जाएगी 4 नहीं हो जाएगी? जब एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 है तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी हो जाएगी 2। जब एक के लिए 0 है तो 2 के लिए भी 0 होगी। जब एक के लिए -1 है तो 2 के लिए -2 हो जाएगी। इसमें अकेले के लिए -2 है, तो देखो ये यहाँ से कैंसिल हो गया और 4 में से 2 चले गए, आपके लिए 2 रह गया। तो अभी मैंने बताया था जब 2 रहता है तो कितना रहता है d। तो यानी कि आपके लिए L की तो वैल्यू आ गई अब d, तो यानी कि ये तो कंफर्म है, ये वाला तो आ गया। अब देखते हैं ऊपर वाला हिस्सा। तो ये S जो है ये कहलाता है सभी इलेक्ट्रॉन की स्पिन। तो ये कैसे कहलाता है? देखो ये प्लस हाफ ये माइनस हाफ कैंसिल हो गया इससे, ये प्लस हाफ ये माइनस हाफ ये इससे कैंसिल हो गया, ये प्लस हाफ ये माइनस हाफ इससे कैंसिल हो गया, प्लस हाफ माइनस हाफ इससे कैंसिल हो गया। सिर्फ मेरे पास एक प्लस हाफ बचा, तो ये कैपिटल एस जो है ये है सिर्फ प्लस हाफ। ठीक है ना? अगर मान लो इसमें अनपेयर्ड होते, 3 अनपेयर्ड होते तो प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ ऐसे कर लेते। तो ये वैल्यू आप यहाँ रख दो, 2 इंटू कैपिटल एस की वैल्यू आई प्लस हाफ, तो कितना बचा अब आपके पास ये 2 नहीं बचा, तो ये आपका आ गया D2। तो आपका आंसर सही हुआ कि नहीं हुआ भैया? ये कॉपर 2 पॉजिटिव के लिए। ये ऐसे ही आपको सबके लिए बनाकर देखने थे, ठीक है? तो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया। 119वां क्वेश्चन कह रहा है एवरेज लाइफ जो है रेडियोएक्टिव एलिमेंट की वो 216 डे है। देखो एवरेज लाइफ जो होती है, एवरेज लाइफ जो होती है किसी भी सब्सटेंस की वो 1/λ बोलते हैं उसको, या 1/k कह लो आप। डीके कांस्टेंट कहलाता है ये, वेयर के क्या है? डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट, ठीक है? और डीके कांस्टेंट का इनवर्स जो होता है भाई, डीके कांस्टेंट समझो ना, टूटने का कांस्टेंट, तो उसका उल्टा कर दो यानी कि बचे रहने की वैल्यू, तो वो एवरेज लाइफ कहलाती है उसकी, ठीक है ना? कब तक जिंदा रहा वो। तो ये वैल्यू आपको दे रखी है कितना 216। अब वो कह रहा है हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा। देखो हाफ लाइफ पीरियड जो निकलते हैं रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूले से निकलते हैं, याद रखेंगे। हाफ लाइफ पीरियड जो होता है, पीरियड किससे निकलता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हेल्प से निकलता है। तो टी हाफ यहाँ पर क्या होता है 0.693/k होता है। अब आपको k की वैल्यू नहीं दे रखी, 1/k की दे रखी है, तो इसको ऐसे लिख लो चाहे तो आप इंटू 1/k, ये हो गया ना, इंटू 1 कर लिया मैंने, तो 1/k क्या हो गया टी हाफ इज इक्वल टू 0.693, तो 1/k की वैल्यू कितनी है 216। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो मेरे पास 149 पॉइंट समथिंग आ रहा है कैलकुलेटर में, मैं तो अभी कैलकुलेटर से ही करके बता दूंगा, तो इसका मतलब 150 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो इतने दिन जो है वो इसका हाफ लाइफ पीरियड होगा। मैंने एक आपको ना कमेंट करके बताना है सबसे ज्यादा हाफ लाइफ पीरियड वाला एलिमेंट कौन सा है 118 एलिमेंट में, ठीक है? कमेंट करके बताओगे। मैंने टेलीग्राम चैनल में क्वेश्चन भी पूछा था। कह रहा है कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ वाला है। देखो HClO, HClO2, HClO3, HClO4, ठीक है ना? जितने ज्यादा ऑक्सीजन उतना ज्यादा एसिडिक और उतना ज्यादा याद रखेंगे बस ये, ठीक है ना? एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रही है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ रहा है। जितने ज्यादा ऑक्सीजन उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? उसका कारण मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो HClO का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, और HClO2 में क्या है भाई, एक OH है तो एक क्या हो गया यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, तो बाकी के क्या होते हैं उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है? क्योंकि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो जब 3 बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए तो 4 बचे ना, ठीक है? और HClO3 में सॉरी वो ऊपर की तरफ जो है वो लोन पेयर है, लोन पेयर मान लेंगे उसको, बाकी 3 जो रहेंगे वो ऐसे रहेंगे। और HClO4 में ये ऑक्सीजन रहेगा डबल बॉन्डों के साथ, बाकी ये भी डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल, ये OH। तो अब आप देखो अगर ये H यहाँ से दे देगा तो इसके बाद जो नेगेटिव चार्ज है, सॉरी
ठीक है, हो गया। तो जो ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये आपका दोबारा इधर बना के बताता हूं। तो HClO4 में जो आपका OH होगा ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा ये रेजोनेंस से स्टेबल है। 3 ऑक्सीजन है इसके इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, यहाँ सिर्फ 2 ही है, यहाँ सिर्फ 1 है, यहाँ 1 भी नहीं है। तो जो स्टेबल होता है वो H दे सकता है, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर मैं आपसे कहूँ HF और HCl में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो आप बताओगे भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि इसका बॉन्ड बड़ा है, ये आसानी से टूट जाएगा, ठीक है ना, यही बोलोगे ना। अब मैं मिलता जुलता इसी से क्वेश्चन पूछता हूँ, HClO और HFO इनमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। हालांकि आप देखो, मैं चेक करूंगा, आप कमेंट में लिख भी सकते हैं। अब हालांकि कमेंट में क्या लिखोगे, जब मैं कह रहा हूं इसको गलत ही करेंगे तो आप बता दोगे जी ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब देखो बच्चे देखेंगे भाई, जब HF वाला वीक एसिड था, ये वाला सर ने स्ट्रॉन्ग एसिड बता दिया क्योंकि इसका बॉन्ड बड़ा है, तो फिर से ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। लेकिन आप इसको जरा स्ट्रक्चर को देखो, मैंने क्या बताया, HOCl यहां है और ऐसे ही HOF यहां है। यहां H और F के बीच में बॉन्ड लेंथ चेक कर रहा हूं मैं, तो जो बॉन्ड छोटा है, अब यहां तो HO बॉन्ड जो है वो दोनों के बीच में सेम है ना, तो बॉन्ड तो बराबर है भाई, यहां भी OH है, यहां भी OH है। तो जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुल करेगा, वही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वो ऑक्सीजन पे कमी कर देगा इलेक्ट्रॉन की, तो ऑक्सीजन मजबूरी में हाइड्रोजन से ले लेगा। तो यहां आपने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का फैक्टर लगाना है। यहां क्यों नहीं लगाओगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्योंकि यहां तो बॉन्ड लेंथ का फैक्टर चल रहा है, बॉन्ड लेंथ में फर्क है दोनों की, इसकी छोटी है इसकी बड़ी है, तो ये जल्दी से टूट जाएगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ बॉन्ड लेंथ बराबर है मेरे प्यारे टीचर साथियों। तो जब यहाँ पर आपकी बॉन्ड लेंथ बराबर है तो फैक्टर कौन सा बनेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वो स्ट्रॉन्ग एसिड, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद 121वां क्वेश्चन पे आप हम आ जाते हैं। तो 121वां क्वेश्चन कहता है, एक एल्कीन है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, C9 है और H18 है, ठीक है। उसकी ओजोनोलिसिस हमने कर दी, ओजोनोलिसिस मतलब O3 के साथ रिएक्शन करी और उसके बाद बना 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल। तो पहले मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, प्रोपेनल। तो प्रोपेनल तो 3 कार्बन होते हैं ना, 3 कार्बन का अल्डिहाइड हो गया ये प्रोपेनल, और उसमें भी वो कह रहा है 2,2 पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, यानी कि यहाँ भी एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर भी एक मिथाइल ग्रुप है। और एक कह रहा है, दूसरा बन रहा है 2 ब्यूटेनल, मतलब 2 ब्यूटेनोन बनेगा, नल तो नहीं बन सकता, तो 2 पोजीशन पर ब्यूटेनोन है, ठीक है ना। क्या है ये, 2 ब्यूटेनोन, देखो ये बन गया आपका 2 ब्यूटेनोन। अब वो कह रहा है उस एल्कीन का स्ट्रक्चर क्या है, देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ठीक है। आपका जो प्रोडक्ट बने उसका स्ट्रक्चर बना लो, क्या है, CH3, देन इसके साथ कौन है, 2 CH3 है, ठीक है ना, 2 CH3 है, और ये क्या बचा, CHO, ठीक है ना, CHO प्लस। अब इसको भी ऐसा तरह से लिखो कि इसका ऑक्सीजन इसके सामने आए। तो इस वाले स्ट्रक्चर को देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ C डबल बॉन्ड हो और इसके साथ एक कौन है, CH3 है, तो वो मैंने उधर को भगा दिया, और नीचे की तरफ कौन है मेरे पास, CH2 CH3। आप ऐसे बना लो, और क्या करना है, इन दोनों मॉलिक्यूल को जोड़ दो, और जोड़ कैसे दो, ऑक्सीजन को हटा दो, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन को काट दो, आपका आंसर आ जाएगा CH3 CH3 CH3। देखो यहाँ पर बचा CH, यहाँ पर क्या बचा आपका CH, और यहाँ पर बचा ओनली ये कार्बन, ठीक है ना, यही तो बचा ना, तो ये बचा। अब क्या करना, जब इन दोनों ऑक्सीजन को हटाना है तो इन दोनों बॉन्ड को डबल बॉन्ड से जोड़ देना है, आपकी एल्कीन आ जाएगी। इसका फॉर्मूला देखो C9H18 ही है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9 और 9 और 9 18। तो अब जरा इसका नाम पढ़ के देखते हैं, नाम क्या होगा, इधर से नंबरिंग करेंगे तो देखो आपका 1 2 3 पे आएगा डबल बॉन्ड, और अगर इधर से नंबरिंग करोगे तब भी आपका डबल बॉन्ड 3 पे आएगा, लेकिन ये ब्रांच पास में पड़ जाएंगी। तो देखो क्या बना, 1 2 3 4 5 6, तो 2 2 4 ट्राइमिथाइल कहाँ है, ये रहा देखो, 2 2 4 ट्राइमिथाइल, और किस में है, 2 2 4 ट्राइमिथाइल में है। उसके बाद कितना है, हेक्स 3इन, तो पहला ऑप्शन जो होगा वो ठीक हो जाएगा, हेक्स 3इन, ठीक है ना, हेक्स 3इन, क्लियर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बस कभी भी अगर मैं कहूँ एक ओजोनोलिसिस से एक बेंजल्डिहाइड मिल रहा है और एक आपका एसिटल्डिहाइड मिल रहा है, मतलब CH3 CHO मिल रहा है, तो वो एल्कीन बताओ। तो ऑक्सीजन हटा दो दोनों के,
ठीक है ना, और क्या बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है ना। अच्छा, एक मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं कहूंगा कि एक एल्कीन की ओजोनोलिसिस से एसीटोन बन रहा है, ओनली एसीटोन। अब एल्कीन क्या है सोचो, सिर्फ मैं एक ही प्रोडक्ट बता रहा हूं, एसीटोन, ठीक है ना। अब अपने आप दिमाग लगाओ, वो एल्कीन कौन सी है। 122वां क्वेश्चन थोड़ा कम दिख रहा होगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस गिवन बिलो इज नॉट ट्रू। देखो ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, ये ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस से दूसरा क्वेश्चन है टीचर्स, ये याद कर लेना। ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन यानी कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये भी आपके ऑक्सो एसिड ही थे, ये वाले, ये ऑक्सो एसिड ही हैं आपके, ठीक है। कौन सा ट्रू नहीं है, एटलीस्ट वन पी डबल बॉन्ड और लिंकेज प्रेजेंट इन ऑल ऑक्सो एसिड, बिल्कुल ठीक बात है भैया, ये बनते ही डबल बॉन्ड ऐसे हैं। जैसे आपके पास H3PO2 है, ठीक है, तो आप बनाओगे ऐसे, एक तो आपने ऑक्सीजन ऐसे ही लगाना पड़ेगा, कितने ऑक्सीजन बच गए, एक रह गया ना, वो आपको H के साथ देना पड़ेगा। कितने हाइड्रोजन रह गए बचे हुए, 2 रह गए। एक मान लो अगर आता है H3PO3, तो मैंने क्या बताया, एक तो आपको बॉन्ड देना ही देना, बचे कितने ऑक्सीजन, 2 बचे ना, और वो दोनों को आपने H के साथ जोड़ना ही जोड़ना है, बचा हुआ हाइड्रोजन डायरेक्ट जोड़ोगे आप। H3PO4 अगर आपके पास हो गया तो ये आपके पास आ जाएगा, ये तो कंपलसरी है, तो आपने देना ही देना है। लेकिन अगर मैं बोल दूं H4P2 और 6 अगर बोल दूं, तो अब 2 फास्फोरस आ गए, तो अब 2 फास्फोरस को 6 हाइड्रोजन देने हैं, 3 बराबर, तो 3 इसको दे दिए और 3 दे दो आप इसको, ठीक है ना, ऐसे, और इनके साथ लगा दो आप हाइड्रोजन और इनको जोड़ दो आपस में, ठीक है ना। तो अब दूसरा कहते हैं, तो ये तो पॉइंट सही बात है, वो कह रहा है ट्रू कौन सा नहीं है, एटलीस्ट 1 PO बॉन्ड, तो 1 PO बॉन्ड तो भैया होना ही होना है। दूसरा कह रहा है एटलीस्ट 1 pH लिंकेज प्रेजेंट इन ऑल ऑक्सो एसिड, तो देखो इसमें तो नहीं है, pH लिंकेज तो नहीं है इस वाले में, ठीक है ना, pH लिंकेज तो नहीं है इस वाले में, POH लिंकेज है, तो ये तो गलत हो सकता है। एटलीस्ट 1 तो कह ही रहा है वो, चलो आगे देखते हैं। एटलीस्ट 1 POH, हाँ एक POH तो देखो कम से कम सब में मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फॉस्फोरस एटम इन ऑल ऑक्सो एसिड इज, अब ये पता नहीं क्या था, सॉरी अब ये मुझे इसमें दिख नहीं रहा। फॉस्फोरस एटम इन ऑल ऑक्सो एसिड इज टू कोऑर्डिनेट, चलो लेट्स सी, बट मुझे लग रहा है इसका आंसर जो होगा एटलीस्ट 1 pH बॉन्ड लिंकेज इज प्रेजेंट इन ऑल ऑक्सो एसिड, तो यही गलत है क्योंकि H3PO4 में pH लिंकेज नहीं है, ठीक है। टेट्रा कोऑर्डिनेट होगा ये, टेट्रा, यस TER लिखा हुआ है मेरे साथियों, टेट्रा कोऑर्डिनेट। तो देखो टेट्राहेड्रल है कि नहीं है, सारे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाई है कि नहीं बनाई कार्बन वाली, तो ये वाली बात तो ठीक है, ये वाली बात भी ठीक है, ये वाली बात भी ठीक है, लेकिन ये वाली बात गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा, ठीक है। ओके, 123वां क्वेश्चन, which one of the following can be used to distinguish between एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखो एसिटोफिनोन होता है आपका, पहले बेंजोफिनोन बना के बताता हूं। तो बेंजीन के ऊपर फिनोन है ना, तो कीटोन तो होगा ना ये, तो ये हो गया आपका बेंजोफिनोन, और ये हो गया आपका एसिटोफिनोन। अब वो कह रहा है इनमें से आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो देखो एक बात याद रखा करो, C डबल बॉन्ड की अल्फा कार्बन पर अगर 3 हाइड्रोजन होते हैं तो वो आइडोफॉर्म डैश देता है, कौन सा, आइडोफॉर्म डैश, ये पहचान है। अगर अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, सिर्फ कीटोन नहीं, एल्डिहाइड भी हो सकता है वो, जैसे मान लो ये है, देखो ये आपका आइडोफॉर्म डैश देगा ही देगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, तो ये भी वो डैश देगा। और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन नहीं, अल्कोहल में भी यही पहचान है। अगर OH से अटैच्ड अगर कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है तो वो भी आपका आइडोफॉर्म डैश देता है। तो ये अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन तीनों दे सकते हैं, बशर्ते कि यहाँ पर इस कार्बन के साथ डायरेक्ट 3 हाइड्रोजन जुड़े होने चाहिए। चलो अब आइडोफॉर्म टेस्ट होता क्या है, आयोडीन को मिला देते हैं NaOH की प्रेजेंस में। अच्छा कई बार ना ये नहीं देते, ये दे देते हैं NaOI लिख के, NaOI बहुत चालाक होते हैं ये, NaOI, अरे एक बार तो NaOCl दे दिया था, I2 ना करा के Cl2 के साथ रिएक्शन करा दी थी, तो इनके जाल में मत फंसना, बेस की प्रेजेंस में कोई क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन दे रखी होगी, मोस्टली आयोडीन देंगे, तो NaOI बनेगा। तो आपने क्या करना है, इसकी तीनों हाइड्रोजन हटा के इसकी जगह 3 आयोडीन लगा देनी है। क्या लगा देनी है, 3 हाइड्रोजन हटा के 3 आयोडीन, अरे 3 हाइड्रोजन ढूंढ रहे थे ना, 3 होनी चाहिए कम से कम,
अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होनी चाहिए मेरे प्यारे टीचर साथियों, 2 होंगी तो भी काम नहीं बनेगा। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो कहे भाई नहीं जी ये टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि इसके पास तो 2 हाइड्रोजन लगी हैं और 2 वाले की जरूरत नहीं है, ये गया तेल लेने, हमें तो H वाला चाहिए जिसपे 3 हाइड्रोजन लगी हुई हैं। तो 3 हाइड्रोजन को बदल के हम 3 आयोडीन लगा देंगे, लेकिन वैलेंसी तो 4 होती है कार्बन की। चलो फिर एक H दे दो इसको, ये आपका बन गया आइडोफॉर्म, ये आपका बन गया आइडोफॉर्म, जिसके कैसे प्रेसिपिटेट होते हैं, येलो प्रेसिपिटेट। अब जो ONA बचा वो जोड़ दो इस हिस्से के साथ, तो बेंजीन के साथ जो आपका C डबल बॉन्ड O बचा है उसके साथ मैं क्या जोड़ दूंगा, ONA जोड़ दूंगा। तो ये जो मेरे पास बना है ये येलो प्रेसिपिटेट है। तो ये कौन सा टेस्ट देगा, आयोडीन प्लस बेस का टेस्ट देगा। बाकी भैया टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट ओनली कौन देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फेलिक सॉल्यूशन टेस्ट भी ओनली कौन देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं। और हाइड्रोजन कार्बोनिल कंपाउंड दोनों देते हैं। हाइड्रोजन क्या होता है, NH2 तो ये तो आपको हाइड्रोजन टेस्ट तो दोनों ही देंगे, एल्डिहाइड भी कीटोन, ये तो ये दोनों दे देते हैं ये वाला टेस्ट तो। और ये वाला टेस्ट कोई सा भी नहीं देता, देखो कैसे फंसा रहा है एग्जामिनर, ये टेस्ट दोनों दे देते हैं और ये वाला टेस्ट कोई सा भी नहीं देता इनमें से। तो आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो सिर्फ ये ही देगा। आगे बढ़ते हैं 124 क्वेश्चन पर। तो 124वां क्वेश्चन जो है बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ ये थोड़ा सा मुझे लगा था स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। ये एक साइक्लाइजेशन रिएक्शन थी, तो इसमें कह रहा है कि विच वन इज द प्रोडक्ट। तो देखो ये जो आपको ऑक्टा मतलब 8 बॉन्ड वाला कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है ना, जिसमें यहाँ पर आपके क्या लगाए हुए हैं, 2 बॉन्ड लगाए हुए हैं। तो पहले जब I2 के साथ रिएक्शन होगी तो आप ऐसे मान के चलो कि ये बॉन्ड जो होगा ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पर कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव जो होगा ये I पर अटैक करेगा, I पर, तो ये यहाँ चला जाएगा निकल के। तो ये जो बना है आपके पास, ये जो बना है, तो यहाँ पर तो आपका आयोडीन जुड़ गया और यहाँ पर आ गया इस बेचारे पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये बच गया। अब ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, ये उठ के अब ये टूट के जाएगा पहले इस कार्बन पर, ऊपर वाले पे क्यों जाएगा, और ये ऊपर वाले पे अभी बताता हूँ, ये ऊपर वाले पे जाएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और फिर ये इसके साथ जुड़ेगा, फिर ये किसके साथ जुड़ेगा, इसके। अब कुछ कह सकते हैं जी इसको नीचे बुला के यहाँ से जोड़ दो, तो रिंग जो बनेगी छोटी बनेगी। अगर देखो ये यहां से आके जुड़ेगा तो रिंग छोटी बनेगी, और अभी मैं पीछे क्वेश्चन में बता के आया था बड़ी रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए ऊपर से आके जुड़ेगा। तो अब जो आपके पास यहां से आके जुड़ा ये, तो यहां तो ये आपका आयोडीन लगा हुआ है, तो ये यहां से आके इस वाले पॉइंट पर आकर जुड़ गया और इस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बचा हुआ जो दूसरा आयोडीन है, ठीक है ना, नेगेटिव वाला था ना, तो वो आपका यहां पर आकर जुड़ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें आपका ये आपका आयोडीन आ गया और ये वाला जुड़ा हुआ था ऐसे, और एक आपका आयोडीन आ गया यहाँ पर इस तरह से। अब देखो इधर कितने मेंबर रिंग है ये वाली, एक मेंबर ये हो गई, 2 3 4 5, तो एक तो 5 मेंबर रिंग है, और इधर कितनी है 1 2 3 4 5, तो 2 5 मेंबर रिंग है और उसमें 2 में आयोडीन है, तो ये आंसर हो गया ना। 2 5 मेंबर रिंग है और एक पे यहाँ आयोडीन है और एक पे इधर आयोडीन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 125वां क्वेश्चन है डेल्टा नोट। डेल्टा नोट क्या होता है, जैसे 5 ऑर्बिटल होते हैं आपके डी के, तो जब इनको लिगैंड के इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं ना, सबकी एनर्जी बढ़ जाती है, सबकी हवा खराब हो जाएगी, ठीक है, और ये 2 पार्ट में टूट जाएंगे। अब ये O का मतलब ऑक्टाहेड्रल है, तो 2 ऑर्बिटल ऊपर आएंगे और 3 ऑर्बिटल आएंगे नीचे। अब जो 2 ऑर्बिटल ऊपर आते हैं ये होते हैं आपके, ये होते हैं dx², मैं इधर लिख देता हूँ, dx² माइनस y² और dz² होते हैं, और ये वाले जो होते हैं dxy dyz और dzx होते हैं। और इन दोनों ऑर्बिटल के बीच जो एनर्जी का गैप होता है वो कहलाता है स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा नोट। और अगर मैं पहले वाले से कंपेयर करूं तो नीचे वालों की एनर्जी कम है मतलब स्टेबिलिटी है, तो इनकी वैल्यू होती है 0.4 डेल्टा नोट, और ऊपर वाले थोड़े बढ़ जाते हैं, इनकी वैल्यू होती है प्लस में 0.6 डेल्टा नोट, याद रखेंगे। अच्छा क्यों है ये अंतर समझ लो, नीचे की तरफ है तो इसलिए माइनस का साइन लगेगा, और ऊपर की तरफ है तो इसलिए प्लस का साइन है। अब एक ऑर्बिटल की 4 है तो 2 की 8 और 3 की 12, ऐसी ऊपर वाले की 1 की 6 है तो 2 की कितनी हो जाएगी 12, तो दोनों का अंतर तो 0 ही आएगा ना, इसलिए ऊपर की तरफ हर एक की 6 रखी है और नीचे की तरफ हर एक की 4 है, ठीक है। अब ये 4 और 6 क्यों है ये अलग की बात है भैया, क्योंकि वो तो मैं न्यूट्रल तो किसी भी मेथड से ला सकता था, वो एक हमारा सेकंड मेथड हो जाएगा। अब आपको इसने दिया है, इसने दे रखा है Cr, H2O जो दे रखा है वो होल 6 + 3 चार्ज दे रखा है, तो आप पहले क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो।
तो वो मैंने मान लिया X 6 मॉलिक्यूल हैं, वाटर होता है 0, जो चार्ज दे रखा है वो एज इट इज। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई क्रोमियम की 3, और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 14 होता है। और देखो जैसे आपका भी मैं कॉपर का एक्सेप्शनल केस बता रहा था, ऐसे ही इस क्रोमियम का भी होता है। अब ये तो देखो आपको पता होगा, ठीक है ना, आपने 4-5 साल पढ़ाई के लिए छोड़ दिए होंगे तो वाली बात अलग है, लेकिन फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये तो आपने पढ़ा होगा। 4 होने चाहिए थे, इसमें 2 होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है। ये तो इंपॉर्टेंट है, 24, 29, 41, 43, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो अब क्रोमियम में से आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं मेरे प्यारे साथियों। तो आपके पास क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आई, तो एक यहाँ से चला गया, 2 यहाँ से चले जाएंगे, तो भैया डी में रह गए 3। तो ये इलेक्ट्रॉन मैंने नीचे की तरफ 3 भर दिए, ठीक है। अब एक की -4, तो 2 की -8 और 3 की हो गई -12, मतलब सॉरी, एक की -0.4 है, 0.4 है, तो 0.4, 0.8 और 0.1/2 हो गई तेरी, ठीक है ना। -0.4, -0.4, -0.4, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है और हर एक की होती है -0.4, तो कितना आ गया -1.2। तो -1.2 इसमें कहीं दे नहीं रखा, तो जबकि देना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं भाई, हम तो 1.2 लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, गलत है, माइनस लगना चाहिए था, इसमें लगा नहीं रखा है उन्होंने, ठीक है। अच्छा, अगर ये होता टेट्राहेड्रल, अगर ऊपर से क्या रखा होता, डेल्टा टी क्या रखा होता, तो 3 ऑर्बिटल ऊपर बन जाते और 2 बन जाते नीचे, ये ध्यान रखना, सॉरी 2। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आता, एक यहाँ जाता, एक यहाँ जाता। अब नीचे वालों की वैल्यू -0.6 होती, इस वाले की 0.6 होती है, और ऊपर वाले की होती प्लस की 0.4। तो -6 और -6, तो माइनस के हो गए 1.2, इसमें ऐड करते आप कौन सा वाला, प्लस का 0.4, तो ये आपका माइनस का 0.8 आता, ठीक है। चलिए आगे तो अब बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है ना। आपकी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट, तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो